हाय विद्यार्थियों, चलिए आज का वीडियो है हम लोग का। ये प्रिज्म का तीसरा पार्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं। पीछे 2 बना चुके हैं। तीसरे पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, और साथ ही साथ इसमें 2-3 सूत्र और भी निकालेंगे, जैसे प्रिज्म से विचलन, और उसमें छोटे छोटे और भी 2 सूत्र होते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तक कोण का मान दिया हो तो आप अपवर्तन कोण का मान कैसे निकालेंगे। 2-3 सूत्र इसमें छोटे छोटे होते हैं, उसको भी पढ़ा जाएगा। और ये वीडियो समझने से पहले यदि आप लोग हमारे प्रिज्म के पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है लिंक हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। हेडिंग डालिए विद्यार्थियों, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म या थ्रू प्रिज्म अपवर्तन ही नहीं बल्कि प्रिज्म द्वारा विचलन अर्थात डेविएशन भी निकाला जाएगा। यानी प्रिज्म से अपवर्तन की घटनाएं कैसे होती है और उससे अपवर्तनांक का मान कितना होता है वो निकाला जाएगा, और विचलन भी निकाला जाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं। आप लोग चित्र पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि चित्र ही इसमें मेन होगा। मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का नाम हम लोग रख लेते हैं LMN। एक प्रिज्म हो गया। अब एक काम करते हैं, इस प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, जिस प्रकाश किरण का नाम हम लोग रख लेते हैं PQ। बात ये स्पष्ट है विद्यार्थियों कि आखिर एक वर्णित प्रकाश ही क्यों डालते हैं। तो इसका पूरा डिटेल्स जस्ट इसके पहले वाले यानी पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। एक वर्णित प्रकाश से केवल विचलन होती है, जबकि श्वेत प्रकाश या अनदर 2-3 रंगों के प्रकाश को हम लोग इस पे आपतित कराएंगे तो विचलन और वर्ध विक्षेपण दोनों होगा। इसलिए एक वर्णित प्रकाश को डाले हैं। चलिए भाई मान लेते हैं कि बाहर ये प्रिज्म कांच का बना है, बाहर हवा है, तो कांच जो हो जाएगा सघन माध्यम, और ये बाहर हवा है तो ये विरल माध्यम। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल से कहा जाए सघन में तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ अभिलंब ड्रॉ करना पड़ेगा। अभिलंब ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिर हम लोग अभिलंब है कहाँ। अभिलंब यहाँ एक अभिलंब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हाँ देखिए, यदि सतह सीधा होता, सरफेस सीधा होता तो अभिलंब ऐसे ड्रॉ करते, लेकिन सतह ही थोड़ा सा ये तिरछा है। देखिए LM को देखिए, तिरछा है ना भाई। जब तिरछा है तो अभिलंब ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलिए यहां से एक अभिलंब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, खींच देते हैं। ये है अभिलंब। अब विद्यार्थियों जैसे ही प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती है वो अभिलंब की ओर झुकती है, यानी अब पहुंचेगी दूसरे अपवर्तक सतह पर। LM और LR ये 2 अपवर्तक सतह है प्रिज्म के। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये इस बिंदु पर पहुंचेगी तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये भी
अपवर्तक सतह। अब प्रकाश की किरण जो है सघन से निकल रही है, पुनः बाहर विरल होगा, विरल। यहाँ भी एक अभिलंब डालेंगे हम लोग यहाँ भी एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इधर से एक अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब डाल दिए विद्यार्थियों। अभिलंब यहाँ डाल दिया गया तो अब ये अभिलंब से दूर भागेगी, इसका नाम रखें P Q, इसका नाम रखते हैं R और इसका नाम रख देते हैं S। चलिए, यदि बाबू ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो PQ प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है यहां से सीधे निकलेगी, सीधे। तो ये आपतित किरण को आगे की ओर हम लोग बढ़ा लेते हैं, कहां तक, तो इसका नाम रख लेते हैं D। और इस निर्गत किरण, इसको निर्गत किरण कहती है, आप लोग जानते होंगे बखूबी, बहुत अच्छा। इसके पहले वाला वीडियो देखिए ना, बहुत बेहतरीन, ये समझ में आएगा। पार्ट 2 देख लीजिए प्रिज्म वाला, ये पार्ट 3 बनाए हैं, पार्ट 2 देखिए, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और इसको यदि हम लोग डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो अब यहाँ एक कोण बनेगा, बोलिए बनेगा ना, आप लोग पहले से जानते होंगे, पहले बताए भी हैं। यहाँ एक कोण बनेगा जिसको विचलन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल डेल्टा से सूचित किया जाता है, स्मॉल डेल्टा से इसको इंडिकेट करते हैं। और भाई विद्यार्थियों, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल r से सूचित किया जाता है। यही अपवर्तित किरण ही है, यहां तक, यहां भी एक कोण बनेगा, ये भी R होगा। तो ये काम करते हैं विद्यार्थियों, एक को R1 और दूसरे को R2 मान लेते हैं। अब आइए, बाहर जो प्रकाश की किरणें निकलती है जिसको निर्गत प्रकाश कहते हैं, और निर्गत प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है जिसको निर्गत कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल e से सूचित किया जाता है, ये निर्गत कोण होगा। यदि ये काम करें कि इसके सामने एक समतल यानी प्लेन मिरर लगा दें, तो जैसे जैसे प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई है पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये इधर से प्रकाश की किरण रहती है, आपतन कोण और ये निर्गत कोण हो गया। यदि लौट के जाएगी इधर से पुनः अपने पथ पर, तो ये आपतन कोण और ये निर्गत कोण, यानी कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अर्थात कोण I जो होता है कोण E के बराबर होगा। और जब कोण I कोण E के बराबर होगा तो हम लोग I E भी लिख के बना सकते हैं। इसको सिंपल साधारण बहुत जल्द बना देने के लिए इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। चूंकि आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों को बराबर मान लिया जाएगा। चलिए, ये चित्र बन करके तैयार हो गया। इसमें दो जो अभिलंब खींचे हैं, ये काम करते हैं, इस यहाँ जो बिंदु आप देख रहे हैं इसका नाम रख देते हैं O, इसका नाम रख देते हैं O', इसका नाम रख देते हैं B और इसका नाम रख देते हैं C। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, ये S है। देखिए चित्र बनकर हो गया तैयार। चित्र सही से समझिए, वीडियो रुका रुका करके आसानी से समझ सकते हैं। अब जब चित्र बन गया तो सबसे पहले चित्र में होगा गिवन। क्या होगा? गिवन यानी चित्र में दिया हुआ है, क्या दिया है विद्यार्थियों कि LMN एक प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? LMN एक प्रिज्म है। LMN एक प्रिज्म है जिस पर PQ प्रकाश की किरण आपतित होती है, जो QR दिशा में अपवर्तित होकर RS के रूप में निर्गत हो जाती है, RS के रूप में निर्गत हो जाती है। आपतित किरण PQ को D तक तथा निर्गत किरण RS को O तक बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का निर्माण होता है।
ये हो गया गिवन, एकदम इजी है। चित्र बनाने के बाद गिवन लिखेंगे कि LMN एक प्रिज्म है जिस पर PQ प्रकाश की किरण आपतित होती है, जो कि QR दिशा में अपवर्तित होगा, RS के रूप में निर्गत हो जाती है। आपतित किरण को D तक तथा निर्गत किरण RS को O तक बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का निर्माण होता है। आगे बढ़िए, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है, रचना भी करना है। कंस्ट्रक्शन रचना करना है विद्यार्थियों। चलिए, रचना में क्या किए हैं कि इधर से देखिएगा, इस प्रिज्म की जो दो अपवर्तक सतह है, एक LM और एक LN, इस पर अभिलंब डाले हैं। एक का नाम है BQO डैश, BQO डैश, और एक इधर से CRO डैश। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग एकदम इजी वे आसानी से लिख सकते हैं। सुनिए क्या लिखा जाएगा कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ LM तथा LN पर BQO डैश एवं CRO डैश अभिलंब डाला। ये आसानी से अभिलंब हम लोग डाल लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, इसमें साबित करेंगे। चलिए, साबित क्या करना है, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब नोट कर लिए, पहले आप इसको नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इसमें दो चीज निकालना है। एक निकालना है म्यू का मान कि म्यू बराबर कितना होगा, और दूसरा विचलन कोण डेल्टा का मान कि डेल्टा बराबर कितना होगा। सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, गिवन बता ही दिए हैं, कंस्ट्रक्शन भी होगा। चलिए आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिएगा, यह एक त्रिभुज बना है छोटा सा, जिसका नाम है QO डैश R। इसको देखिए, QO डैश R को देखिए, Q, यहां देखिए QO डैश R, एक त्रिभुज बन रहा है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QO डैश R में, और इस त्रिभुज में तीन एंगल, एक R1 है, एक R2 है। यहां भी एक कोण बन रहा है जिसका नाम हम लोग मान लेते हैं O डैश, यानी कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण, इसका नाम रख लेते हैं QO डैश, क्योंकि ये बीच वाला एंगल है ना, QO डैश R, QO डैश R। इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं विद्यार्थियों। दूसरा त्रिभुज, यहां आइएगा, दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है OQR। इसको देखिए, OQR, त्रिभुज OQR में, इस त्रिभुज में देखिएगा यहां एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। इस एंगल का मान कितना होगा आप लोग सोच के बताइए। देखिए, यहां का परिस्थिति ऐसे है, देख रहे हैं आप, ऐसे है, ये P है, B है, इधर ये O है, ये नीचे है O डैश। अब यहां से ये लाइनिंग ये वाला है, ये नीचे है R1, ये मान निकालना है। तो ये कोण यदि I1 होगा, ध्यान से देखेंगे, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भी I1 होगा। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यदि विद्यार्थी यहां से लेके यहां तक I1 है और इसमें थोड़ा सा मान ये वाला, ये देखिए यहां ये R1 है, तब बाकी ये बच कितना गया, तो I1 माइनस R1। आइए यहां समझते, I1 है ये, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक I1 के बराबर होगा, जिसमें से ये नीचे वाला R1 है, तो बाकी ये बच कितना गया, तो ये बच गया I1 माइनस R1। इधर भी वैसे ही चेक करेंगे, इधर I2 है,
आई छोटा R2 है, तो ये अब कितना बचा भाई, तो I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। अब चलिए ये दोनों अंदर वाले आंतरिक कोण हो गए। इस त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज का जिसका नाम है OQR, सॉरी हाँ जी OQR, इसके लिए ये जो डेल्टा आप देख रहे हैं त्रिभुज OQR, इसके लिए डेल्टा जो देख रहे हैं बहिष्ठ कोण है, इस बहिष्ठ कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज में ये जो डेल्टा होगा, डेल्टा बराबर होगा किसके भाई, तो I1 माइनस R1 प्लस ये एक हो गया और इधर से एक ये हो जाएगा I2 माइनस R2, दोनों बराबर होंगे किसके भाई, डेल्टा के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 को ये लिख देते हैं। ठीक है, तो R1 R2 जो है दोनों माइनस में काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण दो त्रिभुज लिए। अब एक चतुर्भुज लेंगे, ध्यान से देखिएगा, जिस चतुर्भुज का नाम है LOQR, चतुर्भुज LQO डैश R में ये चतुर्भुज लेंगे। इस चतुर्भुज में देखिए ये दो कोण जो है समकोण है। दो कोण कैसा है जी, समकोण है। जब दोनों कोण समकोण है तो समकोण का मतलब ये 90 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री होगा। जब दोनोल समकोण है तो 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री होगा ना जी। यानी त्रिभुज चतुर्भुज LQO डैश R में कोण L और ये जो कोण होगा ये L ना मान करके काम करते हैं हम लोग, इसको A मान लेते हैं क्योंकि ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। तब कोण A और ये कोण देखिए QO डैश R, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों समकोण है। तो चतुर्भुज LQO डैश R में कोण A तथा कोण QO डैश R समकोण है। ऐसा है जी, समकोण है। और जब समकोण है तो कोण L प्लस कोण QO डैश R बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 थे, कितना हो जाएगा 180। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। आइए आगे देखिए, समीकरण 1 और 3 दोनों को देखिएगा। समीकरण 1 तथा 3 से इन को देखिए, समीकरण 1 और 3 को देखिए तो दोनों का राइट इक्वल है। और जब विद्यार्थियों राइट इक्वल होगा तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल। लेफ्ट भी इक्वल होगा ना, यानी ये और ये जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी सब समीकरण 1 तथा 3 से कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण QO डैश R बराबर होगा किसके, तो कोण A प्लस कोण QO डैश R के। अब देखिए तो इनसे ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो R1 प्लस R2 एंगल लिखिए, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, R1 प्लस R2 बराबर बचेगा किसके,
ए के, R1 R2 दोनों किसके बराबर बचेगा, ए के। और अब देखेंगे अल्प विचलन के, अल्प विचलन के स्थिति में, विचलन एकदम अल्प, ये एंगल, ये विचलन जो है डेल्टा का मान जो विचलन को निर्मित बन रहा है एकदम अल्प, एकदम छोटा हो, तो इस स्थिति में R1 R2 के बराबर होगा, यानी R1 बराबर होगा किसके, R2 के। जब R1 R2 के बराबर होगा तो क्या R2 के स्थान पर R1 लिख सकते हैं, जब R1 लिख देंगे तो R1 प्लस R2 के स्थान पर हम लोग R1 लिख, चूंकि दोनों बराबर है तो R1 प्लस R1 बराबर ए, R1 R1 मिला के 2R1 बराबर ए, तो R1 बराबर हो जाएगा a/2। ये एक सूत्र निकाल दिए हम लोग। आइए ये R1 का मान दिया है, R1 बराबर हो गया a/2। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसमें यदि अपवर्तन कोण का मान दिया हो तो आसानी से प्रिज्म कोण यानी अपवर्तक कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है, या फिर प्रिज्म कोण का मान दिया हो तो अपवर्तन कोण का मान निकाला जा सकता है। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए, R1 के मान निकाल दिए हम लोग। इस चित्र को मिटाते हैं क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए समीकरण 2 में R1 प्लस R2 है और यहाँ R1 प्लस R2 का मान हम लोग निकाले हैं ए। हम लोग करेंगे क्या, अब कि समीकरण 2 में R1 प्लस R2 का मान रखने पर मान रख दिया जाएगा। समीकरण 2 में रखेंगे R1 प्लस R2 का मान रखा जाएगा। आइए समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 है विद्यार्थियों डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस, यहां देखिए R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर कितना है जी, ए, तो R1 प्लस R2 के स्थान पर कितना रख सकते हैं, ए। अब सेम वही परिस्थिति अल्प विचलन की स्थिति में, देखिए इधर अल्प विचलन के स्थिति में I1 जो है बराबर होगा किसके विद्यार्थियों, I2 के। I1 I2 के बराबर होगा। सो I2 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, I1। तब डेल्टा बराबर ये हो गया I1 प्लस I1 माइनस ए। तब डेल्टा का मान कितना, I1 I1 मिला के हो जाएगा 2I1 माइनस ए, ये माइनस में इधर भेज देंगे प्लस में, यानी डेल्टा प्लस ए बराबर 2I1। तो इसमें से I1 बराबर कितना बचेगा, तो 2 गुना में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी डेल्टा प्लस a/2। ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है कि प्रिज्म में यदि आपतन कोण का मान निकालना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए अब हम लोग यूज करेंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है विद्यार्थियों म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। लेकिन हम लोग के पास I1 और R1 है, सो इसका मान हम लोग रख देते हैं म्यू साइन I1 और साइन R2, साइन I1 और साइन R2। अब देखेंगे इधर, फिर यहां आइए देखते हैं, म्यू बराबर ये हो गया साइन I1 के मान कितना निकाले हैं, तो I1 का मान है डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन, यहां देखिए साइन R2 का मान कितना निकाले हैं, या R2 ना रख के R1 रखते, R1 का मान कितना निकाले हैं, a/2 साइन a/2। ये फॉर्मूला निकल गया अपवर्तनांक म्यू का जो हम लोग को निकालना था। अब देखेंगे इधर पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म एकदम प्रिज्म पतला हो
जैसे बड़ा सा प्रिज्म लिए थे ना, इतना बड़ा बड़ा सा प्रिज्म लिए थे, एकदम प्रिज्म पतला, एकदम पतला प्रिज्म है, तो पतले प्रिज्म के लिए ये कोण ए जो होगा अपवर्तक कोण वो छोटा होगा। और पार्ट 2 जब वीडियो बनाए होंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग देखे होंगे कि विचलन कोण डेल्टा जो है 5 बातों पर निर्भर करता है, और उसी में से एक बात होगा कि विचलन कोण अपवर्तक कोण पर भी निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये कि यदि ए अपवर्तक कोण छोटा होगा तो विचलन कोण भी छोटा होता है, अपवर्तक कोण बड़ा होगा तो विचलन कोण भी बड़ा होता है। उसी बात को यहां देखेंगे। पतले प्रिज्म के लिए थोड़ा सा लिख लेंगे आप। पतले प्रिज्म के लिए देखेंगे, इधर ध्यान से इसको मिटा देते हैं। देखिए ना, पतले प्रिज्म के लिए विद्यार्थियों, प्रिज्म पतला होगा तो अपवर्तक कोण का मान कोण का मान छोटा होगा, अतः डेल्टा भी छोटा होगा। डेल्टा भी कैसा होगा जी? छोटा होगा। और जब डेल्टा का मान अल्फ होगा तो उस स्थिति में म्यू बराबर, ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन जो है वो हट जाएगा, तो म्यू बराबर डेल्टा प्लस a/2 बटा a/2, 2 से 2 कैंसिल, तब म्यू बराबर बचेगा डेल्टा प्लस a/a, ए भाग उधर भेज दे, गुना में चला जाएगा, यानी म्यू a बराबर डेल्टा प्लस a, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस में, तब डेल्टा बराबर हो जाएगा म्यू a, डेल्टा का मान कितना होगा जी? तो म्यू a माइनस ये इधर गया है a, एक काम करते हैं, दोनों में a है, a को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में a है, a को कॉमन लेते हैं, a को जब कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा म्यू और इसमें -1, ये निकल गया डेल्टा का फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और जानते हैं विद्यार्थी, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म से विचलन कोण का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, विचलन कोण का मान जो होगा डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इससे बहुत सारे वर्ण विक्षेपण क्षमता का जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस सूत्र का जरूरत पड़ेगा, कुछ कोणीय विक्षेपण क्षमता पढ़ेंगे वहां भी इसका जरूरत पड़ेगा। आगे इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, तो ये हम लोग निकाल दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ये चौथा सूत्र निकला, पहला यहाँ निकला था, दूसरा ये था, तीसरा ये, और ये निकल गया चौथा। आप लोग इसको नोट कीजिए। ये आप लोग देख रहे हैं वीडियो जो है पार्ट 3, और पार्ट 3 में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको अगले प्रोसेस में, अगले वीडियो में बनाया जाएगा और बना करके दिया जाएगा। बस इसको आप नोट कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और अब आपको लगता होगा कि नहीं हम बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और एक कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्योंकि कमेंट्स होता क्या है कि हम जैसे शिक्षकों का हौसला जो है अफजाई होता है। बहुत मेहनत से वीडियो हम लोग बनाते हैं, और यदि एक कमेंट अच्छा आ जाता है ना तो काफी दिल खुश हो जाता है। सो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।